Okay, and to do that, this is our syllabus which we decided to go with this. तो सबसे पहले हम लोग देंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, introduction to salesforce.com. Then we go through the basic navigation and operation in Salesforce. Then we go through the sequence interdependency of the elements. Then working with Lightning interface. Then we are working on relationships in Salesforce. Then mapping everything in MVC. फिर देखेंगे कि वैलिडेशन रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं. फिर देखेंगे कि पेज लेआउट्स कैसे होते हैं सेल्सफोर्स में, किस तरह से सेटिंग्स किया जाता है पेज लेआउट की. Then we discuss about the most important thing in Salesforce, that is CRM. Then we are going to cover the next topic called how the CRM works, what are the different S objects used in the CRM, what are the features of CRMs. So these are all the portion relevant with the CRM. Basically, CRM is relevant with customer relationship management, which is going to be provided by the Salesforce. It is the basic thing which is provided by the Salesforce. Then next we are going to cover data management, then data migration and data loader. Then we are going to cover how to create email templates. फिर इसके बाद में जानेंगे important topic है security, how the security is going to provided to the Salesforce. Then ये इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, दैट इज वर्क फ्लो. देन आता है प्रोसेस बिल्डर एंड देन अप्रूवल प्रोसेस. और सबसे लास्ट में जाएगा रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड. तो जैसे जैसे हम लोग सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे वैसे वैसे हम लोग इस कोर्स के अंदर हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू करेंगे. सो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस कोर्स हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और अपार्ट फ्रॉम दैट एक कोर्स एक प्रोजेक्ट आपको बनाने का है, राइट. सो असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट में काम हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग द कोर्स करेंगे वही काम आपको आपके प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, है ना. तो घर पे बैठे बैठे आपको प्रैक्टिस में वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द सिलेबस फॉर द Salesforce admin. These are the objectives. At the end of this course, you are able to create custom apps, able to create build your own application. Then high level requirement translation to an application. Then build a data model using object, field, relationship, validation rules. ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, पूरा डिटेल में कवर अप होगा ये सारी चीजें. बिजनेस लॉजिक्स किस तरह से वर्क होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, वर्क फ्लोज क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें कवर अप करेंगे. रिकॉर्ड टाइप, पेज लेआउट, किस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है एप्लीकेशन को, किस तरह से टैब्स डिजाइन किए जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी. परमिशन सेट्स, प्रोफाइल कैसे बनाना, यूजर कैसे बनाना है, प्रोफाइल्स को परमिशंस कैसे देना, ये सारी चीजें प्रोफाइल सेट्स के अंदर आएगी, सिक्योरिटी के अंदर आएगा. देन हाउ टू क्रिएट अ यूजर, हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल, ये भी कवर अप हो जाएगा. देन रोल हायरार्ची हम लोग सारी की सारी कवर अप करेंगे. डेटा लोडर यानी कि डेटा, हाउ टू इंपोर्ट द डेटा टू द सेल्स फ्रॉम द सेल्स बोर्ड एंड हाउ टू एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर अप होगी. एंड एट द एंड यू आर एबल टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड. सो दिस इज द objectives of our syllabus. Okay, now let's start with the presentation. Okay, if you have any question at any point, you can note it down with yourself. और at the end of this session आप वो सारे questions मुझे पूछ सकते हो, right? So I think we will go through all the presentations. आज हम लोग जानेंगे कि what is Salesforce, why it is important, what are the job opportunities present in a Salesforce, Salesforce एग्जैक्टली होता क्या है, वो सारी बेसिक डिटेल्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे. क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेल्सफोर्स है क्या, सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी है क्या, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या हम लोग इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये कोई भी चीज़ें आपको पता नहीं है. तो ये वन बाय वन डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके.
सिर्फ मुझे कोई एक रिप्लाई कर दो, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है आपको? यस, हो रहा है। थैंक यू। So let's start with the Salesforce. Salesforce is basically a world number one CRM. ये इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बस इतना याद रखो कि Salesforce provides a world number one CRM. What is CRM stand for? It is stand for Customer Relationship Management. Okay, so we will discuss it in detail further. So before we go on towards the Salesforce, let's try to understand what is IT industry all about, what is cloud all about, introduction to IT industry. Okay, so what are the various industry related with the IT, or you can say what are the other industry other than the IT जो आपको पता है, आप क्या कौन से इंडस्ट्री आपको पता है, आप नोट डाउन करके रख सकते हो, किसी को आंसर करना है तो कर सकता है कि अदर इंडस्ट्रीज आईटी के अलावा कौन से इंडस्ट्रीज राइट नाउ अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हम लोग गॉन थ्रू करेंगे, लेकिन अगर कोई आंसर करना चाहता है तो कर सकता है। ओके, सो देर आर वेरियस इंडस्ट्रीज प्रेजेंट। तो पहला है फिनांस इंडस्ट्री। एज यू नो, फोन पे सभी को पता है। देन बैंकिंग सेक्टर सभी ने हैंडल किया हुआ है, किसी ना किसी सबका कहीं ना किसी बैंक में अकाउंट होता है। सो बैंक्स हो गया, फोन पे हो गया, जी पे हो गया। सो दीज आर द इंडस्ट्री विच इज रिलेवेंट विद द फाइनेंस। Okay, so these are the companies which is relevant with the finance industry. Similarly, we have healthcare industry with us. Apollo हॉस्पिटल हो गया, रिलायंस हॉस्पिटल हो गया। अदर देन दैट मेडिकेशंस तैयार करने वाली कंपनीज हो गई, फार्मेसी कंपनीज हो गई। सो दीज ऑल द थिंग्स आर द कंपनीज विच इज रिलेवेंट विद द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो we have finance industry with us, we have healthcare industry with us. Other than that, we have life science industry with us, we have communication industry with us. Yeah, we all are familiar with the communication industry जहाँ पे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है। these are the companies which is belongs to the communication sector. Then next आता है रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री में मेजर रोल होता है डीमार्ट, पता है सभी को। सो डीमार्ट इज नथिंग बट द इंडस्ट्री और कंपनी विच इज रिलेवेंट विद द रिटेल इंडस्ट्री। Other than that, we have media industry where we have various newspapers, radio stations, TV channels, and social media. Okay, so this is also one kind of an industry जहाँ पे अलग अलग sectors में अलग अलग companies work कर रही है। Then we have government, uh, where we have public industries with us. Then we have education. Education is also a large industry जहाँ पे आपके colleges हो गए, आपकी schools हो गए, आपके private tuition classes हो गए। even though ये जो online classes चल रहे हैं, this is also a part of your education industry. Then we comes to a next industry called as automobile. हमारे घर पे गाड़ी होती है, वो सारी फोर व्हीलर, टू व्हीलर, मोपेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, all are the part and parcel of the automobile industry. Other than that, we have a transportation industry जहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो माल को, है ना। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर, केमिकल एंड ऑल अदर रिलेवेंट चीजें मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन वी हैव कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। एज यू नो, लैक्मे से लेके अलग अलग कंपनीज हैं जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो एन सॉरी कॉस्मेटिक इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री जहाँ पे लोग काम करते हैं। देन वी हैव फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। कोका कोला हो गया, हल्दीराम हो गया, एंड ऑल अदर थिंग्स जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक से लेके फूड से लेके सारी चीज़ें बिलोंग्स करती है, तो उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। ओके, सो दीज आर द इंडस्ट्रीज एक्चुअली प्रेजेंट अराउंड अस। अपने एनवायरमेंट में हम लोगों ने देखा है कि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हमारे पास आजू बाजू में है। क्या आपको पता है कि इन इंडस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं? सो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री टू रन देयर बिजनेस स्मूथली। ओके, एंड द डिपार्टमेंट आर, फर्स्ट आता है मार्केटिंग।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उस प्रोडक्ट को मार्केट करता है, मार्केटिंग करता है, लोगों तक लेके जाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, राइट। आप वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी एडवर्टाइजमेंट होती है, देन फेसबुक के थ्रू होती है। सो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल राइट नाउ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो। सो इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री जिसमें कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे प्रोडक्ट अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसकी भी मार्केटिंग होती है। अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री करोगे तो उसमें भी अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है। इसके अलावा आप कोई डोमिनोज जैसा कंपनी अगर हम लोग देखें वहाँ पे भी उसका मार्केटिंग किया जाता है। सो मार्केटिंग इज एवरीवेयर। सिमिलरली वी हैव सेल्स डिपार्टमेंट विद अस। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, टू सेल द प्रोडक्ट, ओके, टू कांटेक्ट विद कस्टमर, उसको कन्विंस करो, उसको सेल करो। इवन अगर हम लोग देखें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे भी सेल्स डिपार्टमेंट काम करता है, राइट। इसके अलावा कोई भी दूसरा इंडस्ट्री आप पकड़ लो, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे आपके क्लोथ मैन्युफैक्चर हो रहे हो, जहाँ पे आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हो, रेफ्रिजरेटर तैयार हो रहा हो, टीवी तैयार हो रहा हो, हर जगह पे सेल्स डिपार्टमेंट काम करेगा। सो एवरी इंडस्ट्री कंटेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज सेल्स डिपार्टमेंट। सिमिलरली यहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट भी हर इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, विच इज रिलेवेंट विद द ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोग हमको नहीं चाहिए, कितने लोगों को कम करना है, वो सारा टेक केयर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। फाइनेंस इज द इम्पोर्टेंट एंड हार्ट ऑफ योर हार्ट डिपार्टमेंट ऑफ योर इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा ही होगा। इवन इन अ लोकल शॉप यू हैव अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर किराना शॉप भी है तो आप फाइनेंस अलग से मेंटेन करके रखते हो, राइट। आप मार्केटिंग भी करते हो अपने शॉप का, आप सेल्स भी करते हो। सो दो वी डोंट हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज विद अस बट वी आर मेंटेनिंग दोज थिंग्स। तो जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं, फाइनेंस भी कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो वहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज कर रहे हो। सो दीज आर द डिपार्टमेंट आर knowingly and unknowingly working for the industry. Then we have a logistic department। अगर हम लोग कुछ चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट्स से कोका कोला की कंपनी, कोका कोला कंपनी क्या कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करने के बाद में वहाँ पे लॉजिस्टिक आएगा, यानी कि आप लोग क्या करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो आपका प्रोडक्ट और उसको वेयर हाउसेस में रखते हो, फिर वहां से आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम पर्टिकुलर सिटी टू डिफरेंट लोकेशन इन अ कंट्रीज। तो वहां पे क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोग ट्रैवल करवाते हो, लॉजिस्टिक करवाते हो। सो यू रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक टू ट्रांसफर योर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन वी हैव टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विद अस। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट किस काम में आएगा, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट टू मेंटेन ऑल दोज थिंग्स। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए तो एम्प्लॉयज कब एंट्री कर रहा है, कितने देर तक काम कर रहा है, काम करने के बाद में वो कितने बजे घर जा रहा है, उसने सही में पूरा काम किया नहीं किया, ओवर टाइम किया, उसको ओवर टाइम के पैसे देने हैं कि नहीं देने, राइट। कहाँ से हमको अगर लीड आता है कि हमको वो लीड कहाँ से आया है, कितने रुपीस का है, क्या है, वो सारी चीजें हमको मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए हम लोग जनरली टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रखते हैं। देन वी हैव क्वालिटी अश्योरेंस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसका क्वालिटी अश्योरेंस होना चाहिए, वेदर द प्रोडक्ट इज गुड क्वालिटी और नॉट। तो वो चेक करने के लिए क्वालिटी अश्योरेंस होता है। देन वी हैव डिलीवरी सर्विसेज। एज यू नो जोमेटो हैविंग डिलीवरी सर्विसेज, वो आपके घर पे डिलीवर करवाते हैं फूड प्रोडक्ट्स। सो आप ऑर्डर करते हो, डिलीवर करवाता है। सो वी रिक्वायर्ड डिलीवरी सर्विसेज एंड एट द एंड कस्टमर केयर सपोर्ट। अगर आपने कोई एसी परचेज किया है और एसी में कोई प्रॉब्लम हो गया है, सो यू नीड टू कॉन्टेक्ट विद द कंपनी बाय यूजिंग अ कस्टमर केयर और अ सपोर्ट। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स बेसिकली वर्क्स फॉर अ industry. So we talk about the various industries present in the our circumstances. पहला है हमारा, लेट्स से आईटी के अलावा हम लोगों ने देखा है, तो हम लोगों ने अलग अलग फूड एंड बेवरेजेस से लेकर अलग अलग इंडस्ट्रीज देखी, और हर इंडस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट है जो बेसिकली वर्क करते हैं, राइट। नाउ
1 minute. Okay. Now, what is the difference between local company and MNC? अब हम लोग ना इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोकल कंपनी भी एक कंपनी है जो बिलोंग्स करेंगे किसी ना किसी इंडस्ट्री से, और एमएनसी भी कंपनी है जो बिलोंग्स करेंगे किसी ना किसी इंडस्ट्री से. लेट अस कंसीडर कि आपके पास एक लोकल शॉप है और एक मल्टीनेशनल कंपनी. क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? तो दोनों के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि लोकल शॉप ये लोकली मेंटेन किया जाता है, और उसका जो ओनर होता है उसकी प्रोप्राइटरशिप होती है. ओनर जाएगा, शॉप ओपन करेगा, ओपन करने के बाद में जो भी सर्विसेज है वही देने वाला है, जो भी मार्केटिंग करना है वही ओनर करने वाला है, और शाम को दुकान बंद करेगा, अपने घर चले आएगा. वेयर एज इन कंपेयर टू एमएनसी में क्या होता है? एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि अलग अलग नेशंस में आपके अपनी कंपनी का सेटअप है. तो ओनर क्या मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल नेशंस में जाके अपनी कंपनीज का शटर ऑन करेगा? क्या शटर ओपन करेगा, कंपनी ओपन करेगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. आप मल्टीपल नेशंस में जाके अपनी कंपनी खुद ओपन नहीं कर सकते हो एमएनसी के अंदर. एमएनसी के अंदर क्या होता है? एक हेड ऑफिस होता है. हेड ऑफिस के अंदर आपका जो भी फाउंडर मेंबर्स, जो भी सीईओ वगैरह होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो बैठे रहेंगे, and they operate their business from that particular position to throughout the world. Okay, how they are going to manage or how they are going to run their business from a particular position to throughout the world, ये important question है. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कौन कौन इनके पीछे काम करता है जो इनका बिजनेस ग्लोबली लेके जा रहा है, क्या क्या इसके पीछे ऐसे रीजंस है जिसके वजह से ये ग्लोबली ऑपरेट कर पा रहे हैं. अगर हम लोग किराना शॉप देखें तो किराना शॉप का ओनर आएगा, खुद दुकान ओपन करेगा, दिन भर माल बेचेगा, दुकान बंद करेगा, घर जाएगा. वो ग्लोबली क्यों नहीं जा सकता? वो ग्लोबली जाने के लिए उसके पीछे क्या चीजें जरूरी है? तो इनको ग्लोबली ले जाने के लिए जो पिक्चर आता है वो आता है आईटी इंडस्ट्री का. आईटी इंडस्ट्री कम्स टू एन पिक्चर जो आपके बिजनेस को ग्लोबली लेके जा सकता है. आप यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका के अंदर आपका कोई शॉप है तो वहाँ पे कितने रुपीस का माल आपने सेल किया है, कितने रुपीस का इन्वेंटरी आपके पास में अवेलेबल है, कितने बजे आपके एम्प्लॉयज एंटर कर रहे हैं, कितने बजे आपके एम्प्लॉयज जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो थ्रू द आईटी इंडस्ट्री or through the applications, online application which is developed by an IT industry. तो IT industry क्या है? IT industry is basically a industry who helps to run the businesses or to help others to run their businesses, right? So this is all about the IT industry. तो IT industry की वजह से ये सारी चीजें अचीव हो रही है. अब एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स जा रहे हैं towards the Salesforce. Okay, now there are three major players in the IT world. तो अभी बस इतना सोचो कि आपने कंप्यूटर अपने अराउंड कहाँ कहाँ पे देखा है. आप लोग डीमार्ट जाते हो, डीमार्ट में आप कंप्यूटर देखते हो. आप हॉस्पिटल जाते हो, आप हॉस्पिटल में कंप्यूटर देखते हो. आप कॉलेज जाते हो, आप कॉलेजेस में कंप्यूटर देखते हो. आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो, वहाँ पे आप कंप्यूटर देखते हो. आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे आप कंप्यूटर देखते हो. कहीं मूवीज के लिए जाते हो, टिकट बुक करवाना है, वहाँ पे आप कंप्यूटर देखते हो. सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल एवरीवेयर. तो क्या हम बैंक, डीमार्ट, आपका सिनेमा थिएटर्स और इंश्योरेंस कंपनी, क्या हम इनको आईटी इंडस्ट्री कहेंगे? नहीं, दिस इज नॉट एन आईटी इंडस्ट्री. इनको हम कहेंगे क्लाइंट. These are the client of your IT industry. So you can see the various logos: Samsung, Sterling, Indus Bank, Aptech, NIT, Pepsi, Gillette, Bose, Reliance Fresh, Chroma, Big Bazaar, Aditya Group. These are the people who uses the IT infrastructure or IT services. So इनको हम कहेंगे clients, right? अब ये कौन है? ये है क्लाइंट्स. ये क्या है? ये अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं. इनके पास में अलग अलग डिपार्टमेंट है जो इनका बिजनेसेस को रन कर रहा है.
और ये बिजनेसेस को रन करना है हमको ग्लोबली, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आईटी सर्विसेज चाहिए। तो ये सर्विसेज यूज करने वाले लोग हैं, तो इनको कहेंगे क्लाइंट। दूसरा आता है डेवलपमेंट कंपनी और सिस्टम इंटीग्रेटर। ओके, सो whom you called सिस्टम इंटीग्रेटर, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अपना ड्रीम कंपनी बीइंग एन, अगर आप आईटी कंप्यूटर से बिलोंग कर रहे हो या फिर आप कोई भी दूसरे फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, तो आपने आपका कुछ ना कुछ ड्रीम कंपनी होगा कि यहाँ पे मेरे को जॉब करना है, टीसीएस में मेरे को जॉब करना है, टेक महिंद्रा में मेरे को जॉब करने का, इन्फोसिस में मेरे को जॉब करना है, कैप जेमिनी में जॉब करने का है। सो ये जितने भी आप ड्रीम कंपनीज लेके चल रहे हो, इन ड्रीम कंपनीज को हम कहेंगे डेवलपमेंट कंपनी और सिस्टम इंटीग्रेटर। ये क्या करता है, ये लोगों की बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझता है और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू एक एप्लीकेशन डेवलप करता है, राइट। एप्लीकेशन डेवलप करेगा और आपके क्लाइंट को दे देगा। तो एप्लीकेशन डेवलप करने का काम कौन करना है, करने वाला है, तो डेवलपमेंट कंपनी करने वाला है। सो बेसिकली दीज आर द कंपनी विच इज बिलोंगिंग टू द आईटी इंडस्ट्री, who uses the infrastructure and develop an application for a particular client। ये है आईटी। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे आता है, इनको कहते हैं सॉफ्टवेयर वेंडर्स। टू whom you call सॉफ्टवेयर वेंडर, अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो किसी बिजनेस के लिए, लेट अस कंसीडर करो कि आपको केएफसी के लिए एक एप्लीकेशन डिफाइन करने का है। सो टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, तो टीसीएस एप्लीकेशन डेवलप करेगा। लेकिन ये एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देने का काम कौन कर रहा है, टीसीएस दे रहा है? नहीं। देन कंप्यूटर्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, टीसीएस प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। डेटाबेस हम माई एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, ओरेकल यूज कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, तो माई एसक्यूएल और ओरेकल, राइट। सो ओरेकल इज अ सॉफ्टवेयर वेंडर who provided the basic resources to develop an application। एप्लीकेशन किस तरह से डेवलप करना है, सॉरी, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका सिस्टम इंटीग्रेटर और डेवलपमेंट कंपनी। और किसका यूज करके करने वाले हैं, तो सॉफ्टवेयर वेंडर्स ने प्रोवाइड किए हुए सर्विसेज के ऊपर करने वाले हैं। लेट्स से डेटाबेस हम किसी से लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट से ले रहे हैं, लेट्स से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा से ले रहे हैं। सो इन सब का यूज करके आप जस्ट एक एप्लीकेशन डिजाइन करके दे रहे हो। सो एप्लीकेशन डिजाइन करने वाला हो गया डेवलपमेंट कंपनी, और जो ये एप्लीकेशन को सपोर्टिव चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करने वाला हो गया सॉफ्टवेयर वेंडर्स। तो यहाँ पे हिनो हो गया जो लैपटॉप्स वगैरह बनाते हैं, ओरेकल्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। सो दीज आर द कंपनीज इज बेसिकली कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर वेंडर्स। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स है जो आईटी या कंप्यूटर से बिलोंग करता है, तो बेसिकली डिबेट चलता है कि यार आईटी क्या है, कंप्यूटर क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। तो जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो वो लोगों ने जनरली प्रीफर करना चाहिए सॉफ्टवेयर वेंडर्स कंपनी, है ना, जहाँ पे इनोवेटिव थिंग्स होती है। और आईटी वाले स्टूडेंट जनरली इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कंपनी और सिस्टम इंटीग्रेटर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड सीएस। सो दीज आर द थ्री प्लेयर्स, मेजर प्लेयर्स इन द आईटी वर्ल्ड। पहला आता है क्लाइंट जो आपके एप्लीकेशन को यूज करेगा, दूसरा आता है डेवलपमेंट कंपनी जो आपके एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, और तीसरा आता है सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, राइट। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आपने इंडस्ट्री के बारे में बात कर लिया, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लिया। डिपार्टमेंट के बारे में बात करने के बाद में आपने उस बिजनेस को ग्लोबली ले जाने के लिए आईटी सर्विसेज के बारे में बात कर लिया, तीन अलग अलग प्लेयर्स के बारे में बात कर लिया। अब इन तीनों में से मोस्ट विजनरी प्लेयर अगर हम लोग देखें तो कौन है, तो इनमें से जो मोस्ट विजनरी प्लेयर हमारा होता है वो होता है सॉफ्टवेयर वेंडर। तो सॉफ्टवेयर वेंडर इज बेसिकली विजनरी प्लेयर अमॉन्ग्स ऑल। ये करता क्या है सॉफ्टवेयर वेंडर, सॉफ्टवेयर वेंडर्स कंपेयर करता है खुद को विद अदर इंडस्ट्री। सो सॉफ्टवेयर वेंडर खुद को कंपेयर करेगा विद द अदर इंडस्ट्री, लेट्स से ऑटोमोबाइल। वो देखता है कि हर एक घर में किसी के पास कार है, किसी के पास में बस है, किसी के पास में टू व्हीलर है, किसी के पास में फोर व्हीलर है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर एक घर में जाके बैठा है।
अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करता है तो वो देखता है कि रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, मोबाइल फोन है, माइक्रोवेव्स है. So these are the things which is already there in the general person people. ओके, तो वो हर एक घर के अंदर जाके बैठा हुआ है. लेकिन अगर हम आईटी इंडस्ट्री को कंपेयर करें तो हम आईटी इंडस्ट्री हर जगह पे जाके नहीं बैठा है. आईटी इंडस्ट्री सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के पास में ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रिबॉक की बात करें तो रिबॉक के पास में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. वेयर एज अगर हम लोग कोई लोकल जूते की दुकान के बारे में बात करें तो उसके पास में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है. ओके, सो व्हेन यू कंपेयर आईटी इंडस्ट्री विद द अदर इंडस्ट्री, तो अदर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 100% तक 100% वो तक जा चुका है. लेकिन अगर हम लोग बात करें आईटी इंडस्ट्री, तो आईटी इंडस्ट्री हर एक पर्सन के पास में नहीं है. आईटी इंडस्ट्री जो है वो पर्टिकुलर एक 40 to 50% बिजनेसेस तक ही ग्रो कर चुका है. ओके, सो दे फाउंड दैट only 40 to 50% market usage of IT services and others are using 100% almost. Okay, तो उन्होंने फिर से स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि स्मॉल इंडस्ट्री दे डोंट यूज आईटी सर्विसेज. अगर किराना शॉप है तो किराना शॉप वाला आईटी सर्विसेज कभी यूज नहीं करेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आता है कैश में, सारे चीजें होती है, माल दिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, एंड दे डोंट यूज आईटी सर्विसेज ओवर देयर. ओके, नाउ please understand this IT service model, and then we discuss about why or what are the drawbacks. Okay, why peoples are not going to utilize these IT services. So on my left hand side over here you can see a bank and PhonePe logo. These are the clients. On my right hand side you can see Accenture, TCS and Wipro logo. This is called development companies, and at the bottom you can see HP, Microsoft and Google. These are the software vendors. Okay, and these are the layers over which this application is going to be developed. उसके लिए ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेटाबेस, ओएस एंड हार्डवेयर, इन सारी चीजों की जरूरत होगी. ऑन द टॉप ऑफ दैट these development company is going to define or design the application for the client. तो client की जो need है वो need understand करेंगी डेवलपमेंट कंपनी, एप्लीकेशन डिफाइन करेगी on these are things. okay, तो बेसिकली एप्लीकेशन के लिए पैसे पे करेगा क्लाइंट टू द डेवलपमेंट कंपनी. लेकिन वो एप्लीकेशन यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी, आपको डेटाबेस लगेगा, आपको ओएस लगेगा, आपको अदर सर्विसेज लगेगी. वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर वेंडर्स, और उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वेंडर्स को पे करना होता है. या अब ये सारी चीजें करते वक्त इन ट्रेडिशनल वे में क्या क्या ड्रॉबैक्स आने वाले हैं? तो ये ड्रॉबैक्स आने वाले हैं, मेजरली 3 ड्रॉबैक्स आते हैं. पहला आता है सेटअप कॉस्ट. अगर हम किराना दुकान या फिर पानी पूरी का ठेला है, राइट, वहां पे आईटी इंडस्ट्री को सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो वो बोलेगा कि यार नहीं, रहने दो, मेरे पास में जो मेरी लागत है वो ठेला लगाने की, उससे ज्यादा तो आईटी इंडस्ट्री के खर्चा बढ़ने वाला है. मेरा कंप्यूटर लेना पड़ेगा, तुमको एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, तुमको एंटीवायरस लेना पड़ेगा, तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, तुमको डेटाबेस लेना पड़ेगा. आप जाके फिर आप आईटी सर्विसेज को यूटिलाइज कर पाओगे, तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा जाता है. ओके, तो बिजनेस सेटअप के लिए जितना कॉस्ट नहीं लगेगा, कभी कभी उससे ज्यादा सेटअप कॉस्ट किसका जाता है? आईटी सर्विसेज का जाता है. इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं आईटी सर्विसेज को इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, राइट. दूसरा आता है अपग्रेडेशन कॉस्ट. अब देखिए, अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेस किया है आपके सब बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो कंप्यूटर लाइफ लॉन्ग आपके काम में नहीं आएगा. वो 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद में उसको आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, उसको आपको फेंकना पड़ेगा, दूसरा नया लाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिन ब दिन नए न्यू कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो अपग्रेडेशन वहाँ पे होने वाला है. आपको एंटीवायरस अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको ओएस अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा. So basically you required a upgradation cost. Similarly, you required a maintenance cost.
देखो अब कोई भी एप्लीकेशन आप लोग बनाते हो तो दैट इज नॉट परफेक्ट, ओके, वो परफेक्ट नहीं होता है। सो जैसे जैसे आप बिजनेस के अंदर उस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपको कुछ ना चीजें समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज लैकिंग है, ये चीज लैकिंग है, ये चीज लैकिंग है। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए फिर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को अपग्रेड करता है, पैचेस बनाता है, वो पैचेस ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम का भी अपडेशंस आ जाता है, राइट। तो उसके लिए हमको पे नहीं करना है, लेकिन जो एप्लीकेशन हम लोग बिजनेस पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं, जो हम लोग डेवलप करके लेते हैं, उसके अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस कॉस्ट देना जरूरी होता है। सो ये तीन मेजर चीजें हैं जिसके वजह से लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉस्टली है। अब अगर हम लोग बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एक्सपांडिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द डायनामिक ऑफ बिजनेस। सो इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी ने, अच्छा ये डायग्राम देखो, आईआरसीटीसी ने एक एप्लीकेशन डिजाइन कर लिया है खुद के लिए, राइट। सो आईआरसीटी इज अ क्लाइंट एंड टीसीएस इज द कंपनी हु डेवलप द एप्लीकेशन फॉर द आईआरसीटीसी। देन आईआरसीटीसी का आपको बताया कि वी हैव अ तत्काल विंडो फॉर द टिकट बुकिंग, ओके। तो सवेरे 9 बजे से लेके 11 बजे तक तत्काल का चलता है एंड देन नॉर्मल ट्रैफिक आपके एप्लीकेशन पे रहती है। तो सवेरे 9 बजे से 11 बजे के आसपास सपोज करो कि 5000 यूजर पर मिनट ये हमारा विजिटिंग काउंट है आईआरसीटीसी का, और रेस्ट ऑफ द टाइम 500 टू 1000 या फिर उससे कम यूजर्स विजिट कर रहे हैं आपके आईआरसीटीसी की वेबसाइट को। तो ये सिचुएशन में अगर आपने कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर आईआरसीटीसी वेबसाइट के लिए परचेस कर लिया है, आईआरसीटीसी कंपनी ने परचेस कर लिया है, तो जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे आपके जो रिसोर्सेस है वो बढ़ने वाले नहीं है, वो लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो ट्रैफिक बढ़ने की वजह से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा और सर्विस और एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। फिर आईआरसीटी ने सोचा कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम दे रहा है, अब क्या करें। तो आईआरसीटीसी ने क्या किया कि ठीक है, मुझे 5000 यूजर पर मिनट का मेरे को ट्रैफिक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग टू क्या करूंगा, सर्विसेज चूज करूंगा। लेट से हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंग टू चूज करूंगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग टू चूज करूंगा, डेटाबेस उसके अकॉर्डिंग टू चूज करूंगा, और देन आई विल रन माई एप्लीकेशन। नाउ तत्काल विंडो है 9 से 11, बराबर। तो 9 से 11 तक क्या होगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली होगा क्योंकि आपने हार्डवेयर और सारे चीजों को अपग्रेड कर लिया रिसोर्सेज पे। तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो एकदम परफेक्टली हो रहेगा। बट आफ्टर 11 PM, सॉरी 11 AM, क्या होने वाला है, ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब नॉर्मलाइज ट्रैफिक होने की वजह से जो हार्डवेयर आपने लिया है फॉर द 5000 यूजर पर मिनट के लिए, नाउ इट कम डाउन टू 500 यूजर पर मिनट। तो आपका डिग्रेडेशन हो गया है। अब आपने लिए हुए हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू श्रिंकिंग और ड्यू टू एक्सपांडिंग। जो आपके पास में हार्डवेयर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विच इज कम अक्रॉस while using a IT services. इवन दो अमेजोन भी देखा है आप लोगों ने, अमेजोन पे बिग बिलियन डेज आता है, राइट। तो बिग बिलियन डेज के टाइम में क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ जाती है अमेजोन के ऊपर, लोग आते हैं, ढेर सारा शॉपिंग होता है, तो वहां पे नंबर ऑफ विजिटर्स जो साइट्स पे होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं ड्यूरिंग द बिग बिलियन डेज। एंड नॉर्मल टाइम पे रूटीन यूजर्स आते हैं, विजिट करते हैं एंड परचेसिंग करते हैं। तो बिग बिलियन डे के टाइम पे उनको क्या करना होता है, उनको अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करना होता है, उनके रिसोर्सेज को अपग्रेड करना होता है ताकि आने वाली ट्रैफिक को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। सो ये करने के लिए फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे ओवर दिस ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट योर क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नाइदर हार्डवेयर नॉर अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ऑन अ प्रीमाइसेस। आपके प्रीमाइसेस पे, आपके सिस्टम पे कोई हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन।
ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ incurred as a software is rented on a pay per use model. अब देखो पे पर यूज मॉडल अगर आप यहाँ हम लोग बोल रहे हैं तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय पे पर यूज मॉडल, राइट? क्या होता है पे पर यूज मॉडल? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपनी सर्विसेज रेंट पे देता है। अब सपोज करो कि आपका आईआरसीटीसी का वेबसाइट है, उनको सवेरे 9 से 11 बजे तक हाई ट्रैफिक को हैंडल करना है, देन नॉर्मल ट्रैफिक को हैंडल करना है। सो आईआरसीटीसी विल टेक ऑल द रिसोर्सेस ऑन रेंट फ्रॉम अ क्लाउड। 9 से 11 बजे 2 घंटे का पेमेंट करेगा, 2 घंटे के लिए रिसोर्सेस को रेंट पे लेगा, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेगा, 2 घंटे के बाद में रिसोर्सेस रिलीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक सिटी में हो, लेट से नागपुर जैसे सिटी में आप लोग हो, और आपको वहां से बैंगलोर जाना है मीटिंग के लिए। तो नागपुर से जब आप मीटिंग के लिए बैंगलोर जाते हो तो आप कभी भी नागपुर से बैंगलोर जाने के बाद में बैंगलोर में कोई हाउस को परचेज करके वहां पे 2 दिन रुक के मीटिंग कंडक्ट करने के बाद में हाउस को बेच के घर पे आते हो क्या? ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप क्या करते हो, यहाँ से निकलते हो, बैंगलोर जाते हो, बैंगलोर में होटल में जाते हो, होटल में आप एक रूम रेंट पे लेते हो, फिर आप वहाँ पे 2 दिन रुकते हो, रेंट पे करते होते हो, और आपका रूम रिलीज करके आप अपने सिटी नागपुर में रिटर्न आते हो, राइट? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर एक्चुअली पे यूजिंग पे पर यूज मॉडल। ओके, सो आपने रूम रेंट पे लिया, आपने यूज किया, उसके लिए पे किया और आप बाहर चले आते। सिमिलरली वी कैन यूज दीज थिंग्स फॉर अ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, राइट? तो सॉफ्टवेयर को हम रेंट पे ले सकते हैं, हम हार्डवेयर को रेंट पे ले सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको वापस आपके ओनर्स को रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कोई एक एक अनम्यूट करके भी बोल सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड? So there are basically three types of services provided by the cloud. One is your SaaS, second is your एक minute. SaaS. SaaS is nothing but the software as a services. Then we comes to across PaaS, called as platform as a services, and then IaaS, called infrastructure as a services. Okay, so SaaS यानी क्या होता है? ईमेल सर्विसेज, जो भी आप ईमेल सर्विसेज गूगल जीमेल वगैरह यूज करते हो, दीज आर द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वो एप्लीकेशन कहाँ पे है? वो एप्लीकेशन क्लाउड पे है। आप क्या करते हो, यू जस्ट लॉग इन ऑन दैट एप्लीकेशन, राइट? एंड लॉग इन, और फिर वो एप्लीकेशन को यूज करते हो, फिर लॉग आउट कर देते हो। सो दैट सॉफ्टवेयर यू यूज एज एन सर्विस। Then we come across the platform as a services, where you can actually develop an application uh, on a cloud. Similarly, you can use dashboard integration in a PaaS. And IaaS में हम लोग करते हैं infrastructure as a services. Infrastructure as a services में हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें लेते हैं। ओके, तो सास यूज करने के लिए होता है, पास बिल्ड करने के लिए होता है, और आयास मूव करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फाइल्स आपको स्टोर करने की है, यू कैन यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। कोई इमेज आपको स्टोर करना है, यू कैन यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव क्या है? आयास, विच इज प्रोवाइडेड infrastructure as a services, right? So this is the basic services provided by the cloud. Now, next is top cloud service provider. Which are the top cloud service providers are there? So यहाँ पे है Amazon, Google, Azure, Oracle, and as well as Salesforce, right? So Salesforce is nothing but a cloud service provider company which provide the cloud services for the client, right? So
हमने स्टार्ट किया था आईटी इंडस्ट्री, सॉरी हमने स्टार्ट किया था वीएस इंडस्ट्री, फिर डिपार्टमेंट, फिर बिजनेस को ग्लोबली कैसे लेके जाए, तो आईटी इंडस्ट्री में तीन लोग होते हैं, कौन से, एक होता है क्लाइंट, डेवलपमेंट कंपनी एंड वेंडर। फिर वेंडर ने क्या किया, सर्वे किया, पता किया कि अरे मार्केट के अंदर हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, तो उसके रीजंस फाइंड आउट किए कि सेटअप कॉस्ट लगता है, अपग्रेडेशन कॉस्ट लगता है, मेंटेनेंस लगता है, और सर रिसोर्सेज श्रिंक एक्सपांड होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम जाती है। तो ये ओवरकम करने के लिए फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन लाया, दैट इज क्लाउड। और ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी में से एक कंपनी है हमारा सेल्सफोर्स। सो आई थिंक यू विल गेट एन आइडिया कि what is Salesforce is actually all about. So Salesforce is a cloud service provider, right? So what is Salesforce? Salesforce.com is a cloud computing vendor. As we know that it is a vendor, it is not a development company, it is a vendor, which has started in March 1999 by Mark Benioff and Parker Harris. 3 bedroom 3 BHK अपार्टमेंट के अंदर इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया था 1999 में। नाउ इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट। Salesforce.com ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी आने के पहले से काम कर रहा है, राइट। जब क्लाउड कंप्यूटिंग था ही नहीं तब भी ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बट वो टाइम पे ये लोग क्लाउड की जगह पे सॉफ्टवेयर ऑन अ रेंट, ये टर्मिनोलॉजी से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे। Salesforce claims that it delivers the world-based CRM solution on a cloud. तो कोई भी कंपनी अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसका बेस होता है कस्टमर, और उन कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए उनको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज CRM, एंड विच इज गोइंग टू प्रोवाइडेड बाय द Salesforce, and it is the best place to it is rated as a best place to work for from last 3 consecutive years। तो ये थोड़ा सा पुराना वाला प्रेजेंटेशन है मेरा, तो 3 नहीं, अभी 5 साल 6 साल हो गए कि ये कॉन्जिक्यूटिवली बेस्ट प्लेस है टू वर्क, राइट। वेरियस सर्विसेज अवेलेबल ऑन Salesforce एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आप यूज कर रहे हो Salesforce में, तो वहाँ पे आपको मार्केटिंग क्लाउड मिलेगा, सेल्स क्लाउड मिलेगा, सर्विस क्लाउड मिलेगा, कोलैबोरेशन क्लाउड मिलेगा, आइंस्टाइन क्लाउड मिलेगा, एज वेल एज IoT क्लाउड मिलेगा। मार्केटिंग क्लाउड इज बेसिकली रिलेवेंट विद द मार्केटिंग पीपल। तो अगर CRM है तो CRM के अंदर 3 मेजर चीजें आती है, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग के लिए अलग से क्लाउड दिया हुआ है, सेल्स को मेंटेन करने के लिए अलग से क्लाउड दिया हुआ है, एंड सर्विसेज के लिए अलग से मेंटेन किया हुआ है, यानी कि कस्टमर केयर्स होता है, वहाँ पे जो क्लाउड्स यूज किए जाते हैं वो सर्विस क्लाउड होते हैं। देन वी हैव अ कोलैबोरेशन क्लाउड, जहाँ पे वॉइस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। कॉल सेंटर जहाँ पे वॉइस बेस्ड सर्विसेज होती है, वहाँ पे कोलैबोरेशन क्लाउड यूज किए जाते हैं। कोई भी कंपनी के कॉल सेंटर्स में आप फोन करते हो तो वो कंपनी ये CRM को यूज करता है, यहाँ पे ये कोलैबोरेशन क्लाउड और सर्विस क्लाउड कम्स टू एन एक्शन। आपके जो डेटा आपके सेल्सफोर्स के अंदर है बिजनेस रिलेवेंट, उसका एनालिटिक्स करने के लिए हमारे पास में एक आइंस्टाइन क्लाउड होता है, और IoT रिलेवेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए IoT क्लाउड होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थंडर क्लाउड। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी 3 अलग-अलग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। वन इज द आइंस्टाइन, वेयर AI प्लेटफॉर्म फ्रॉम Salesforce टू ब्रिंग द इंटेलिजेंस इनटू द प्लेटफॉर्म। अब ये AI Salesforce के अंदर अभी अभी नहीं आया है, से AI Salesforce के अंदर ऑलमोस्ट 7 साल पहले से इन्वेट किया हुआ है। फिर आता है हेरिक्यू। हेरिक्यू बेसिकली यूज होता है कि नॉन सेल्सफोर्स बेस्ड एप्लीकेशन को अगर आपको डिप्लॉय करना है सेल्सफोर्स के अंदर, तो आप हीरो की यूज करोगे। लेट्स से पाइथन, जावा, PHP, नोड, रूबी, इसका कोई भी कोड अगर आपको डिप्लॉय करने का है तो आप हीरो की यूज करते हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज force.com और अ लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, राइट। सो force.com लाइटनिंग प्लेटफॉर्म, इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जिसके वजह से सेल्सफोर्स इतना ग्रूम किया हुआ है। और यही चीज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, force.com क्या होता है, लाइटनिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, और किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन करें डेवलपमेंट के लिए। नाउ व्हाई दिस प्लेटफॉर्म
is considered as a #1 platform in the world because of these three reasons. First is it provides enterprise application. It having a unification of 10 technologies, 10 अलग-अलग technologies इसके अंदर build किया हुआ है, and it having a 15 step enterprise application, 15-step approach to build a enterprise application. So we have sorted 15 steps approach जिसका use करके हम लोग application को design कर सकते हैं, right? So what is enterprise application? So CRM is enterprise application, customer relationship management. दूसरा आता है business applications और तीसरा आता है integration application. Okay, business application के अंदर जो भी आपके एम्प्लॉयज है, राइट, लेट्स से बैंक के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, अब उनको रिप्लेस किया गया है एटीएम. सो दैट इज नथिंग बट योर बिजनेस एप्लीकेशन. अब अगर आप कोई कपड़े खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर कपड़े खरीदने के लिए जाने के बाद में आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो आपको कपड़े दिखाता है, आप उसको प्राइस बताता है, वो आपको फीचर्स बताता है कि ये कपड़ा ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है. अब उन सेल्स एग्जीक्यूटिव को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है बाय यूजिंग अ वेबसाइट अमेजोन. वहां पे जाते हो, वहां पे आप कर्सर लेके जाते हो, वो सारे सारे साइलेंट फीचर्स आपको दिखा देगा, फैब्रिक से रिलेवेंट उसकी प्राइस दिखा देगा, यू कैन डायरेक्टली बाय. तो नो सेल्स एग्जीक्यूटिव इज रिक्वायर्ड. सो ये एप्लीकेशन को हम कह सकते हैं बिजनेस एप्लीकेशन. इंटीग्रेशन एप्लीकेशन किसको कहेंगे? इंटीग्रेशन एप्लीकेशन जहाँ पे एक्सचेंज होता है डेटा का बिटवीन द टू डिफरेंट एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल आप टाटा स्काई पे कोई रिचार्ज करने वाले हो, ओके, तो रिचार्ज करने के लिए पेमेंट ये टाटा स्काई से नहीं होता है, ये फोन पे या जीपे से होता है. तो टाटा स्काई में अगर आप 500 रुपीज का रिचार्ज कर रहे हो, तो वो 500 अमाउंट जो है वो फोन पे पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है. वाई? बिकॉज इट हैविंग इंटीग्रेशन एप्लीकेशन. तो टाटा स्काई अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है to the phone pay. So these are the two different applications, but they are communicating with each other by using this integration application. So that's why it is a strong platform where you can build enterprise application. Now we quickly look out what are the 10 unification technologies used over here. First आता है operating system. हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे हमको सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, आपका सेल्सफोर्स टेक केयर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. दूसरा आता है डेटाबेस. हमको सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा डेटाबेस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें गिवन है, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू यूज दैट. अगर हम लोग एक्चुअल में बात करें तो सेल्सफोर्स ओरेकल डेटाबेस को यूज करता है, बट बैकग्राउंड में वर्क होता है, फ्रंट एंड में हमको दिखेगा नहीं. If you want to interact with the database, you require an programming knowledge, Apex, और या फिर आपको एडमिन में ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. Then we have programming language. Salesforce provide their own programming language like other programming language. तो यहाँ पे Apex programming language का support मिलता है. Then आता है user experience. It provide two basic user experience GUI, जहाँ पे आप classic and lightning experience कर सकते हो. Then it will manage the big data. Then it having a business intelligence. Then it having a ETL, that is extract, transform and load. तो आप किसी एप्लीकेशन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लोड कर सकते हो इनटू द सेल्सफोर्स. देन इट हैविंग एआई इनबिल्ट इनटू इट. देन इट आल्सो सपोर्ट्स टू द मोबाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे डेस्कटॉप बेस अलग से कर रहे हो प्रोग्राम, मोबाइल के लिए अलग से कर रहे हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे मोबाइल बेस भी प्रोग्रामिंग यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है. एंड लास्ट में आता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, जहाँ पे ऑटोमेशंस जो होती है वो आता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शंस किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद में आपको मैसेज आता है कि दिस मच अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट. सो जो मैसेज आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑटोमेशन व्हिच इज आल्सो इनबिल्ट इनटू दिस Salesforce. Let's quickly talk about the 15 step approach to build a Salesforce project. पहला आता है gathering a requirement. दूसरा आता है डिजाइन अ मॉडल. नेक्स्ट आता है वैलिडेशन रूल. एंड फिर आता है पेज लेआउट. ये
पहले 4 जो पार्ट है ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेवेंट है। नेक्स्ट आता है 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हो। तो पहला आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि एक मूवमेंट पे चीजें रिफ्लेक्ट हो जाए ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल बुक माई शो पे आप मूवी टिकट बुक कर रहे हो, अगर आपने कोई सीट सिलेक्ट कर लिया है तो वो सीट्स अवेलेबल ना हो किसी दूसरे के लिए, है ना, वो डिसेबल हो जाए ऑटोमेटिकली, तो ऑन टाइम वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने सीट सिलेक्ट किया वही सीट अगर कोई दूसरा सिलेक्ट करे तो वहां पे प्रॉब्लम जाता है। सो व्हेन यू सिलेक्ट द सीट, वो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली हर जगह पे होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, राइट। एटीएम पे ट्रांजेक्शन करते हो तो इमीडिएटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, आप न 10,000 के 2 ट्रांजेक्शन करोगे और आपका अकाउंट उतने की उतना दिखाएगा। सो बेसिकली दिस इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। फिर आता है बैच ट्रांजेक्शन। बैच ट्रांजेक्शन यानी एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में गए हो, बैंक में जाने के बाद में आप क्या करोगे, चेक देते हो। तो चेक आपका हर एक इंडिविजुअल का चेक एट द सेम टाइम अलग अलग टाइम पे प्रोसीड नहीं करते। वो क्या करते हैं, दिन भर जितने भी चेक्स आते हैं वो सारे के सारे जमा करते हैं, शाम में उन चेक्स को सॉर्ट आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंक एंड देन दे परफॉर्म। सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड अ बैच ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट आता है शेड्यूल ट्रांजेक्शन। शेड्यूल ट्रांजेक्शन, अगर मैं कंपनी ओन कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, उनको सैलरीज देने का है, तो वो सैलरी जब मैं उनको क्रेडिट करता हूँ तो उसके लिए मैं शेड्यूल कर सकता हूँ कि 1 तारीख को इनको इनकी सैलरी इनको क्रेडिट होनी चाहिए। सो आई कैन शेड्यूल दैट ट्रांजेक्शन एंड विच वी गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर शेड्यूल डेट। तो वो हो गया शेड्यूल ट्रांजेक्शन। तो ऐसे और ट्रांजेक्शन भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शंस। इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शंस के अंदर आप इंटीग्रेटेड पार्ट से रिलेवेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। For example, if you want to exchange the data, you can exchange the data through the various applications. फिर इसके बाद में आता है ऑटोमेशन एंड वैलिडेशन। आप एक एग्जांपल को समझो तो आपको समझ में आएगा कि हाउ व्हाट यू मीन बाय ऑटोमेशन एंड वैलिडेशन। आप बैंक में चले गए हो, सॉरी एटीएम पे चले गए हो, एटीएम पे आपने ट्रांजैक्शन किया है। ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, आपने फर्स्ट टाइम पिन रॉन्ग दिया, वैलिडेशन। सेकेंड टाइम रॉन्ग दिया, वैलिडेशन। थर्ड टाइम रॉन्ग दिया, वैलिडेशन। 3 टाइम अपने रॉन्ग एटीएम पिन एंटर किया, वैलिडेशन उसने बताया वैलिडेट करके कि रॉन्ग पिन एंटर किया है। जैसे तीसरे बार आपने रॉन्ग पिन एंटर किया, फिर क्या होगा, आपका कार्ड ब्लॉक होगा फॉर 24 आवर्स, और आफ्टर 24 आवर्स कार्ड ऑटोमेटिकली अनब्लॉक होगा। सो अनब्लॉकिंग जो हो रहा है ऑटोमेटिकली, दैट इज पार्ट ऑफ योर ऑटोमेशन। पिन को वेरीफाई करना वैलिडेशन, और कार्ड को अनब्लॉक और ब्लॉक करना इट इज अ ऑटोमेशन। फिर आता है टेस्टिंग। सेल्सफोर्स के खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना होता है, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे टेस्टिंग की जाती है। अगर आप वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होता ही नहीं है कभी भी। ओके, वंस यू टेस्टेड द एप्लीकेशन फिर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। देन इसके नीचे जो पोर्शन आता है वो डिप्लॉयमेंट के बाद में आता है, यानी कि ये एंड यूजर यूज करेंगे। सिक्योरिटीज, कौन से सिक्योरिटीज, ऑथेंटिकेशंस, किसको क्या प्रिविलेजेस देने का काम है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता है, यानी कि एंड यूजर करता है। फिर बिजनेस के अंदर जो भी डेटा आपको इम्पोर्टेंट है वो डेटा माइग्रेट करोगे, आप डेटा लेके आओगे, दैट इज डेटा माइग्रेशन। देन ऑटोमेशन एंड अप्रूवल, फिर ट्रांजेक्शन के बाद में एसएमएस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अप्रूवल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारे काम एंड यूजर की तरफ आते हैं। और जो भी बिजनेस डेटा होगा आपके पास में होगा उसका आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस इंटेलिजेंस, राइट। So this is the 15-step approach which is provided by the Salesforce. Let's talk about, अभी हम लोग एंड पे आ रहे हैं। So let's talk about Salesforce versions and editions. There are basically 3 versions every year जो रिलीज करते हैं Salesforce। तो पहला होता है हमारा
विंटर्स, दूसरा होता है स्प्रिंग और तीसरा होता है समर। यहाँ पे आप एक भालू का आइकॉन देख रहे हो विद एक mark of or extension of 23. It denotes it is a spring version 23. ओके, तो पहला जो वर्जन आता है वो विंटर वर्जन आता है, दूसरा स्प्रिंग आता है, तीसरा समर आता है और उसके साथ साथ उसका ईयर एसोसिएट होता है। सो ये आइकॉन रिप्रेजेंट कर रहा है राइट नाउ समर 20 सॉरी स्प्रिंग 23 ये वर्जन चल रहा है। सो एवरी ईयर ये तीन मेजर अपग्रेडेशन सेल्सफोर्स देता ही देता है। तो विंटर का आता है, स्प्रिंग का आता है, समर का आता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होती है वो इसके अकॉर्डिंग टू होती है। देयर आर वेरियस एडिशंस, ये डिफाइन करेगा कि कौन से सर्विसेज आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड करेगा। सो इसेंशियल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अनलिमिटेड एंड डेवलपर। सो different editions having a different services. Enterprise and unlimited are the editions जहाँ पे आपको complete services मिलती है। एसेंशियल एंड प्रोफेशनल में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होते। यहाँ पे एक लिंक गिवन है, इफ यू क्लिक ऑन दैट तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि एक मिनट मैं शो दिखा दे रहा हूँ। ओके, नाउ लुक एट ओवर हियर। सो यू कैन सी this is the starter, then professional, enterprise and unlimited having different pricing. $25 per user per month is प्रोफेशनल के लिए $75 पर यूजर पर मंथ, एंटरप्राइज के लिए $150 पर यूजर पर मंथ एंड अनलिमिटेड के लिए $300 पर यूजर पर मंथ की जरूरत होती है। इसेंशियल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज में कौन से सर्विसेज आती है यहाँ पे नीचे गिवन है। ओके, सो यू कैन चेक ऑल द सर्विसेज और फिर उसके अकॉर्डिंग तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा एडिशन परचेस करने का है। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशंस। Actually, Salesforce provide two types of environment. One is production environment and another is your sandbox. Okay, तो प्रोडक्शन क्या होता है? क्लाइंट साइड में आपका एंड यूजर होता है जो प्रोडक्शन यूज करेगा, यानी कि आपके एप्लीकेशन को यूज करेगा। सैंडबॉक्स में क्या होता है? सैंडबॉक्स में आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स? इट वर्क्स लाइक दिस। तो बेसिकली डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, उसके लिए उसको सैंडबॉक्स की जरूरत होती है। सैंडबॉक्स इज ऑफ फोर टाइप। वन इज डेवलपर सैंडबॉक्स, डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स, पार्शियल सैंडबॉक्स एंड फुल सैंडबॉक्स। ओके, डेवलपर एंड डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स के अंदर आपको सिर्फ मेटा डेटा दिया जाएगा, यानी कि डमी डेटा दिया जाएगा। एक्चुअल बिजनेस डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। वंस यू डेवलप दिस एप्लीकेशन, फिर ये पार्शियल और फुल कॉपी पे जाता है, वहाँ पे कंप्लीट डेटा के साथ में टेस्ट होता है। अगर ये फुल प्रूफ हो गया तो ये प्रोडक्शन के लिए जाएगा। तो डेवलपर और डेवलपर प्रो सैंडबॉक्स में डेवलपर क्या करेगा? अपना एप्लीकेशन डिफाइन करेगा, फिर वो कॉपी भेजेगा टू द पार्शियल सैंडबॉक्स, वहाँ पे उसका टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्टिंग अगर सही होता है तो वो फुल सैंडबॉक्स के लिए जाता है, यहाँ पे उसका स्टेजिंग किया जाएगा एंड वंस इट पास द स्टेजिंग ये प्रोडक्शन पे जाएगा। प्रोडक्शन पे जाएगा यानी कि एंड यूजर को जाएगा और एंड यूजर उसको यूटिलाइज करेगा। सो इन दैट वे दिस सैंडबॉक्स डेवलपमेंट फ्लो वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स। एक्चुअली 2026 के एंड तक 9.3 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली है सेल्सफोर्स के अंदर। बहुत कम लोग हैं जो सेल्सफोर्स के अंदर वर्क करते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको सेल्सफोर्स के बारे में पता है, राइट? सो 9.3 मिलियन, 1 million are approximately 10 lakh rupees, right? So 9.393 lakh job opportunities are going to be open in a Salesforce. So 93 lakh right now तो भी इतने लोगों के पास नॉलेज नहीं है जिनके पास में वो ऑलरेडी जॉब एक्वाइंटेड कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज द मार्केट जहाँ पे आप उतर के काम कर सकते हो। तो सेल्सफोर्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप अगर हम जाएं तो यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल्स में आप काम कर सकते हो। आप सेल्सफोर्स डेवलपर करके काम कर सकते हो, आप
सेल्सफोर्स एडमिन करके काम कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर करके काम कर सकते हो, सेल्सफोर्स एनालिसिस करके काम कर सकते हो, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट करके काम कर सकते हो, और सबसे लास्ट में आता है सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट करके भी आप काम कर सकते हो। तो दीज आर द फ्यू प्रोफाइल्स, सारी नहीं है, थोड़ी प्रोफाइल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीइंग एन डेवलपर आप इन अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जा सकते हो, राइट। एंड देन सर्टिफिकेशंस, और देयर आर वेरियस सर्टिफिकेशंस, इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे डिटेल के अंदर। ओके, सो थैंक यू।